दोस्तों, नीरज सिंह क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीरज सिंह क्लासेस। जैसे कि हम ज्योग्राफी के अभी तक 7 चैप्टर रीड कर चुके हैं, यानी कि पढ़ चुके हैं, यानी क्लास 7th के 7 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। सीटेट के लिए या सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीएसएसबी का रिसेंटली जो टीजीटी के लिए एग्ज़ाम हुआ है या पीजीटी के लिए हुआ है, ज़्यादा मेन प्रेफरेंस जो दी गई है वह एनसीईआरटी को दी गई है। तो एनसीईआरटी आप साथ के साथ रीड करते जाएं। जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से लाइन टू लाइन ही सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8, मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। यानी कि जो मानवीय पर्यावरण है, अन्योन्य क्रिया यानी कि जो भी आपस उनकी जो व्यवहार एक्टिविटी जो भी हो रही है, कहाँ पे, उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश की दोनों जगह की हम देखेंगे कि मानव का वहाँ का रहन सहन और उसकी खेती वगैरह जो भी है, पूरा जो बिहेवियर है उसका मानव का कि किस तरीके से वो चेंज होता है, किस तरीके से लोग यहाँ पे उष्णकटिबंधीय में या उपोष्ण प्रदेश में रह रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन बेसिन के जीवन से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखेंगे तो अमेजन बेसिन ये बेसिकली लोकेटेड कहाँ है, पहले हम ये देखते हैं इसके बारे में। तो ये है 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। यानी कि ये देखें 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के, यानी कि ये वाला पूरा का पूरा एरिया किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा अमेजन बेसिन के अंतर्गत। अब इसके अंदर हम कुछ जो टर्म वगैरह जो भी चीज़ें दी गई हैं एनसीईआरटी में, वो सारी की सारी मैंने नोट की हैं, वो हम इसके साथ साथ देखते चलेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले है मुहाना। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। यानी कि किसी स्थान पे कोई नदी, यानी कि मान लीजिए नदी बह रही है, ये कोई नदी किसी अन्य जलराशि से मिल रही है, यानी कि कोई नदी यहाँ से कोई भी जलराशि यहाँ बह के आ रही उससे मिलेगी। मतलब मान लीजिए यहाँ तालाब ही है या कोई चीज़ है, यहाँ इसका मिलना, ये वाला जो पॉइंट है जो मैंने डार्क रेड किया, ये क्या कहलाएगा, ये नदी का मुहाना कहलाता है। क्लियर है आप सबको ये? आइए हम आगे देखते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। तो अगर हम देखेंगे अमेजन नदी में का निर्माण, जो अमेजन बेसिन का निर्माण है कैसे हुआ है, तो अमेजन नदी में काफ़ी सारी उसकी सहायक नदियाँ मिलती है। जैसे हम मान लेते कोई नदी बह के आ रही है, तो एक नदी यहाँ से आके मिल गई, एक नदी यहाँ से आके मिल गई, इधर से मिल गई, लेफ्ट से काफ़ी सारी नदियाँ। और ये होता है कि इसकी कोई नदी हो, इस तरीके से ये जो पूरा एरिया है ये क्या कहलाता है, ये अमेजन बेसिन। यानी कि किसी भी नदी का, या तो गंगा का, ब्रह्मपुत्र का, हम देखेंगे आगे जो पढ़ेंगे वो भी इसी प्रकार से है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, यानी कि अब कहाँ कहाँ बहती है ये नदी, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भागों से अपवाहित होती है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है जो किसके द्वारा कवर किया जाता है, अमेजन नदी के द्वारा कवर किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि अमेजन नदी किन किन क्षेत्रों में बहती है, या किसकी क्षेत्र जो होके वो गुजरती है या प्रवाहित होती है। नेक्स्ट में है जलवायु। इसके अब हम पढ़ेंगे जलवायु के बारे में कि यहाँ की जलवायु कैसी होती है। कि अमेजन बेसिन की हम बात कर रहे हैं, अमेजन क्षेत्र की, यहाँ पे जहाँ से अमेजन नदी बहती है वहाँ उसकी जलवायु कैसी है। तो देखते हैं कि पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। कैसी जलवायु रहेगी? गर्म एवं नम जलवायु रहती है। दिन और रात दोनों ही समय लगभग रूप से कैसे होते हैं, गर्म और आर्द्र रहते हैं। मतलब दिन और रात का अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, दोनों टेम्परेचर की बात करें तो कैसा होगा, गर्म रहेगा और आर्द्र रहेगा। शरीर कैसा रहता है, चिपचिपाहट रहती है और डेली टू डेली बारिश होती है। जैसे अगर हम यहाँ के मौसम की इस टाइम की बात करें, जैसे अगस्त में 26 अगस्त आज जैसे हैं, तो जिस तरीके से यहाँ पे मौसम जो है इस टाइम जैसे, और सितंबर में और ज़्यादा होगा। तो अगस्त सितंबर ये जो टाइम होता है ऐसा होता है, अजीब सी चिपचिपाहट होती है, यानी कि पसीना भी नहीं सूखता है, और डेली टू डेली जो बारिश होती है, जो जिस तरीके का यहाँ पे मौसम है इसी तरीके का अमेजन बेसिन में मौसम पाया जाता है। इस यहाँ पे क्या होता है, डे के टाइम, जो दिन के टाइम टेम्परेचर हाई होगा, ह्यूमिडिटी हाई होगी। यहाँ पे क्या होगा, डे के टाइम जो टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, उच्च होता है, यानी कि और ह्यूमिडिटी भी उच्च होती है, और रात के समय टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये तो हर जगह पाया जाता है। अगर हमारे यहाँ पे भी देखें, मई जून में इतनी गर्मी पड़ती है, लेकिन क्या है, रात में कहीं ना कहीं टेम्परेचर थोड़ा कम होता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे अमेजन बेसिन में वर्षा वन किस तरीके के वर्षा वन यानी कि किस तरीके के वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कैसे वन पाए जाते हैं, वर्षा वन, जहाँ पे मोस्टली ज़्यादातर बारिश होती है। तो जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी, जो हम ऑलरेडी पहले चैप्टर में कवर कर चुके हैं कि जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है या बारिश होती है तो वहाँ पर कैसे वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं यानी कि सघन वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कैसे सघन वन पाए जाते हैं और वर्षा ज़्यादा होती है। तो ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगी यानी कि वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ पे सघन वन पाएंगे या पाए जाएंगे या वन ज़्यादा पाए जाएंगे। ये इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है। यानी कि ये कितने होते हैं, ये बिल्कुल पास पास में बने हुए मिलेंगे ये वन, अगर आप देखोगे तो काफ़ी पास पास में, और इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। इनके नीचे क्या होती है, कोई ना कोई बेल वगैरह इनके थ्रू ऊपर मतलब इनके थ्रू ऊपर चढ़, जैसे कोई भी बेल वाला पौधा ऊपर चढ़ जाता है तो ये क्या है, पूरा का पूरा ऊपर का एरिया ये इस प्रकार से घिर जाता है। तो इस तरीके से कैसी क्या दिखती है, छत से बनी हुई दिखती है। आगे देखते हैं कि जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित, जिसके कारण यहाँ परजीवी पौधों के रूप में आर्किड और ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर पूरे की पूरा ये क्षेत्र घिर चुका है तो नीचे के साइड तो धूप, जो अगर यहाँ पे सन है तो नीचे के साइड तो यहाँ पे धूप आएगी नहीं, जिससे क्या होता है यहाँ पे वही पौधे जो अपना सर्वाइव कर पाते हैं, जो कम उसमें जो परजीवी यानी कि दूसरों परजीवी क्या होता है, परजीवी पौधे वो पौधे होते हैं जो दूसरे पौधे से अपना भोजन बनाते हैं। जैसे अगर एग्जांपल फॉर हम कॉमनली यहाँ पे देखें तो अमरबेल क्या होती है, खुद सूर्य की रोशनी का यूज़ या पानी का यूज़ करके अपना भोजन नहीं बनाती है, जबकि वो दूसरे पेड़ों से क्या करती है, अपना भोजन बनाती है। तो इसी प्रकार से दोनों हैं, आर्किड और ब्रोमीलॉइड, जो ऐसे पौधे यहाँ पे पैदा हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं पक्षी। तो यहाँ पे कैसे पक्षी पाए जाते हैं, तो यहाँ पे टुकन, गुंजन पक्षी, रंगीन वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले। यानी कि देखेंगे कि इसमें कैसे कौन कौन से बेसिकली जो नाम क्या है, टुकन और गुंजन पक्षी कहाँ पाया जाता है, वो वर्षा वन में पाए जाते हैं और बड़ी चोंच वाले पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें है प्राणियों में, ये बेसिकली ये टर्म यूज़ की गई है एनसीईआरटी में, प्राणी। तो प्राणी में कौन कौन यहाँ पाए जाएंगे, जैसे बंदर पाए जाते हैं, स्लोथ पाए जाएंगे, चींटी खाने वाले टैपिर भी पाए जाते हैं। ये टैपिर इंपॉर्टेंट है, टैपिर क्या खाता है, चींटी खाता है। तो बंदर, स्लोथ और टैपिर पाए जाते हैं। स्लोथ आपने अगर पीआरटी का अगर एग्ज़ाम दिया होगा ईवीएस में तो उसमें भी इसका यूज़ है, इसके बारे में एक बात की कही गई है। अगर सांप की बात करें तो सांप में कौन कौन सी प्रजातियाँ, यहाँ पे अजगर, सांप और सरीसृप दोनों पाए जाते हैं। तो इसमें जैसे अजगर, एनाकोंडा और बोआ, ये क्या है, बोआ। तो इतना आपको क्लियर होगा, इतना हमने एक फर्स्ट पेज का रीड किया है हमने। इसमें यही पढ़ा अमेजन बेसिन में जीवन कैसा होता है, यहाँ पे कहाँ किस जगह लोकेटेड है, यहाँ की जलवायु कैसी है। तो जलवायु की बात अगर आएगी तो गर्म और नम जलवायु है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर वगैरह यहाँ का है दिन का, तो वो लगभग समान ही होता है, गर्म और आर्द्र जलवायु पाई जाएगी। चिपचिपाहट होती है, डेली वर्षा होती है, दिन में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, रात के टाइम कम होती है। वर्षावन कैसे, यहाँ पे घने, इतने घने होते हैं कि सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती, इस वजह से यहाँ पे परजीवी पौधे पैदा होते हैं। पक्षी में टूकन, गुंजन पक्षी पाया जाता है। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैपिर पाए जाते हैं। और सांप एवं सरीसृप यानी कि अजगर, एनाकोंडा, बोआ ये पाए जाते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट इस पेज पे चलते हैं। एक यहाँ पे और दिया गया था कि पिराना मत्स्य यानी कि मांस खाने वाली, ये क्या होते हैं, ये क्या है, मांस खाने वाले हैं। तो नेक्स्ट इसमें वर्षावन के निवासी, हम पढ़ते हैं वर्षावन की, सबकी बात होगी। हम वर्षावन के निवासी ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली देखा जाए यहाँ पे तो महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो खेती में ज़्यादातर पुरुष अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन ध्यान रखता है, महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं, खेती करती हैं। यहाँ पे जो टेपियोका, अनानास, शकरकंद, ये लोग क्या करते हैं, टेपियोका, अनानास, शकरकंद उगाते हैं अपने खाने के लिए। और नकदी फसलों की बात की जाए, नकदी यानी कि जो बेच के कुछ ना कुछ उन्हें बेनिफिट होता है, जो फसलें बेचने के लिए होती हैं, जो जैसे कॉफ़ी, मक्का और कोको उगाते हैं ये लोग। कौन सी अगर हम देखा जाए तो कौन सी टेक्निक का ये लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो कर्तन एवं दहन पद्धति का यूज़ करते हैं। कर्तन एवं दहन पद्धति क्या होती है, जैसे हम किसी क्षेत्र पे जाके वहाँ से जो भी पेड़ पौधे हैं उसको जला के उस जो ज़मीन होती है उसको साफ़ कर दिया जाता है। फिर उसको क्या है, वहाँ पे खेती की जाती है। खेती करने के बाद वहाँ पे 1-2 साल के लिए उसे परती छोड़ दिया जाता है। तो इस पद्धति का ये यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट इसमें है मुख्य आहार क्या है इनका, कसावा यानी कि मैनियोक यानी कि कसावा इनका मुख्य आहार है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। ये क्या खाते हैं, चींटियों की रानी एवं उनका अंडकोश भी खाते हैं। मधुमक्खी छत्ते के आकार वाले छप्परदार, यानी कि कुछ परिवार यहाँ कैसे रहते हैं, मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले जो छप्परदार जो छत होती है उनकी कुछ फैमिली इसमें रहती है। कुछ फैमिली रहती है मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिसकी छत कैसी होती है, तीव्र ढाल वाली होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मलोका क्या है, मलोका बड़े अपार्टमेंट है जहाँ पे क्या रहते हैं, कौन रहते हैं, लोग रहते हैं। नेक्स्ट इसमें छप्परदार वाले आकार के घर में कुछ परिवार रहते हैं। वैसे मेन इंपॉर्टेंस इसमें मलोका है। नेक्स्ट इसमें 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। मतलब कि इससे पहले 1970 से पहले वर्षावन के सभी भागों में पहुंचा नहीं जा सकता था, लेकिन ट्रांस अमेजन महामार्ग कब बना है, 1970 में बना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बनने के बाद इसके बाकी भागों में भी पहुंचा जा सकता है। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे अमेज़न की हमारी पूरी बात ख़त्म हो गई है। अमेज़न में हमने इतनी बात करी है, उसकी जलवायु की बात करी है, वहाँ पे जो प्राणी वगैरह वो सब पाए जाते हैं उसकी बात की है हमने। और यहाँ पे हमने वर्षावन के निवासी क्या करते हैं, इसमें बेसिकली जो है महिलाओं का ज़्यादा रोल प्ले है खेती के अंदर। और ये आइए हम नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। जिस तरीके से हमने अमेज़न में देखा है जो चीज़ें पढ़ी हैं, वही अब हम अपने गंगा ब्रह्मपुत्र के एरिया में देखेंगे। तो अगर हम इसका बेसिकली देखा जाए तो ये बेसिन उपोष्ण, वो चीज़ किस में, अमेज़न किस में आ गया, उष्णकटिबंधीय, यानी कि वो एग्जाम्पल हमने देख लिया। अब हम किसका एग्जाम्पल देखेंगे, उपोष्ण का। उपोष्ण में 10 डिग्री से 30 डिग्री से अक्षांश के मध्य स्थित है ये। जनसंख्या घनत्व किसका है, बहुत ज़्यादा है यहाँ का। अगर हम देखें, खुद भी देखें तो जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सारे के सारे एरिया इसके अंतर्गत आ जाते हैं। मुख्य फसल क्या है इनकी, धान है। अगर यहाँ की मुख्य फसल की बात करें तो धान है। नकदी फसल गन्ना और जूट है। नेक्स्ट इसमें अन्य फसलें जैसे गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, ये सभी ये लोग उगाते हैं। और ये क्या है, यहाँ केले के बागान देखे जा सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल किसका दिया है, चाय के बागान के दिया है। तो अगर चाय के लिए बात की जाए तो पश्चिम बंगाल और असम में काफ़ी ज़्यादा उगाई जाती हैं ये। नेक्स्ट इसमें बिहार एवं असम, यहाँ पे किसका उत्पादन करते हैं, सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मैदानों में क्या उगाते हैं ये, सागवान, साखू, पीपल, इस तरीके के आपको वृक्ष देखने को मिल सकते हैं। डेल्टा, अगर डेल्टा की बात करें हाँ तो है मैंग्रोव। डेल्टा में कौन कौन से, एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सुंदर वन डेल्टा में पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उसी को ही बोला जाता है। यहाँ पे बंगाल रॉयल टाइगर, यहाँ पे यह बंगाल टाइगर पाया जाता है। बंगाल रॉयल टाइगर वैसे इसको बोला जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बंगाल रॉयल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, तो किसमें, सुंदरवन डेल्टा में पाए जाएंगे। नेक्स्ट इसमें है उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में चीड़, देवदार, फर जैसे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें रोहू, कतला, हिल्सा, यहाँ पे मछली की अगर बात करें तो 3 मछली मिलती हैं, रोहू, कतला और हिल्सा मछलियाँ यहाँ पे ज़्यादातर पाई जाती हैं। तो आइए हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं बड़े कस्बे और शहर। अगर देखें गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में बड़े कस्बे और शहर कौन से हैं, तो इसमें बेसिकली कौन कौन से हैं, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन वाले शहर हैं। बड़े शहर या महानगर नगर किसको बोला जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको माइंड में ये होना चाहिए। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर हैं उसको बोला जाता है। तो इसमें कौन कौन से शहर आ गए हैं, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कलकत्ता। नेक्स्ट में देते हैं पर्यटन स्थल, यानी कि घूमने के लिए यहाँ पे कौन कौन सी जगह, अगर हम जाना चाहें घूमने के लिए तो कौन कौन सी ऐसी जगह, जैसे ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी का संगम, काफ़ी लोग वहाँ घूमने जाते हैं। यूपी एवं बिहार में बौद्ध स्तूप हैं। लखनऊ का इमामबाड़ा और असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयारण्य, और अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातियाँ संस्कृति यहाँ पे देखने को आपको मिल सकती है। जैसे यहाँ पे मैंने मैप ड्रॉ किया है, मैप में आप देख सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को मैंने इसमें बताया, ये यहाँ से आपकी जा रही है ब्रह्मपुत्र नदी, इधर से ये अरुणाचल प्रदेश ये पड़ता है। ये कॉर्नर वाले पॉइंट में, 1 मिनट कलर चेंज कर लूँ, ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है यहाँ से यू टर्न लेके ये एक बड़ा गार्ज बनाती हुई सीधे असम से निकल के सीधे कहाँ अपना जल गिराती है, बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। ऐसे यहाँ से गंगा निकलती हुई ये यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में जाती हूँ। इसके साथ ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलके अपना जल किस में गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कर्क रेखा भी गुजर रही है इसके साथ साथ ही।
तो इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं आपको यहीं बता देती हूँ कि यहाँ नहीं, क्योंकि 6th क्लास में मैंने ये चीज़ नहीं कराई थी। 6th क्लास की NCERT के जो फर्स्ट चैप्टर है तो वहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ करा देती हूँ। तो इसकी सबसे अच्छी ट्रिक है गरम छज पत्रम। इसकी काफ़ी अच्छी ट्रिक है गरम छज पत्रम। तो गरम छज पत्रम, जैसे ग से गुजरात अगर देखा जाए तो ये वाला एरिया गुजरात का है, ये वाला एरिया किसका है, ये गुजरात का है। नेक्स्ट से गुजरात के बाद ये राजस्थान, थोड़ा सा एरिया राजस्थान का कवर होता है। उसके बाद ये पूरा एरिया MP का है, MP से गुजरती है। इसके बाद देखा जाए तो इस तरीके से कुछ छत्तीसगढ़ बना हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद झारखंड, फिर ये एरिया पश्चिम बंगाल, फिर नेक्स्ट यहाँ पे अगर कॉर्नर वाला पॉइंट देखा जाए तो यहाँ त्रिपुरा है, इसके बाद ये मिज़ोरम। तो यानी कि कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, अगर सबसे बेस्ट आपकी तरीके है गरम छज पत्रम। गरम छज पत्रम ही ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त से त्रिपुरा, म से मिजोरम। तो इन राज्यों से होके तो हमारी जो कर्क रेखा गुजरती है। तो कितने हो गए ये 6 2 8, तो टोटल कितने राज्य यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो यहाँ पे 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो शायद आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, तो आप इसे ज़रूर नोट कर लेना, काफ़ी सारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है और इसमें सीटेट के एग्ज़ाम में ज़रूर ये पूछी जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पे ये चैप्टर आज पूरा कंप्लीट होता है। इसके अंदर नेक्स्ट हमारा बुक बॉक्स, वो बुक बॉक्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई होती है, उसको देखते हैं। बुक बॉक्स में जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी, यानी कि किस नदी की बात चल रही है, अमेज़न नदी की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, अमेज़न नदी की बात कर रहा है यहाँ पे ये। तो ने अमेज़न नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, यानी कि सुरक्षा कवच को क्या बोला जाता है, हैंड गियर, एवं घास की स्कर्ट पहने हुए कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर क्या किया, आक्रमण कर दिया था। तो इन्हें रोम साम्राज्य के अमेजोस, किससे, अमेजोस नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इसी प्रकार यहाँ पे इसका नाम क्या पड़ा, अमेज़न पड़ा। तो ये बेसिकली इसके पीछे फैक्ट ये हैं। और हम देखते हैं ब्रोमीलॉयड क्या है, एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। ये क्या करता है, अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इस जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट है कर्तन एवं दहन। कर्तन एवं दहन क्या होती है, जो पद्धति अभी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जो कहाँ यूज़ की जाती थी, अमेज़न के जो लोग हैं उनके द्वारा यूज़ की जाती थी। तो यहाँ पे वृक्षों झाड़ियों को क्या करेंगे, पहले काटेंगे या जलाएंगे। जैसे अगर ज़्यादा बड़ी हैं तो उसे काट देते, नहीं तो मोस्टली ये जलाते हैं, जलाएंगे। और इसका क्या करते हैं, इसका फिर इस पर खेती करेंगे। लेकिन बार बार यूज़ करने से क्या होता है, इसकी उर्वरता कम हो जाती है, मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। नेक्स्ट है वेदिकाओं का निर्माण किसके लिए किया जाता है, कृषि के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये ड्रॉ किया है मैंने, यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, ऐसे सीढ़ीनुमा खेती बनाएंगे इस तरीके से, सीढ़ीनुमा। यहाँ पे जैसे फसल उगाती है, यहाँ पे क्या करेंगे, फसल उगा देंगे, ये इधर, फिर यहाँ फसल उगा दी जाती हैं, फिर इधर फसल उगा दी जाती हैं। तो ये बेसिकली कहाँ की जाती हैं, ये पहाड़ों पे की जाती हैं। इसके पीछे फैक्ट यही है कि ऊपर से अगर हम यहाँ से पानी डालें, अगर जैसे यहाँ से अगर पानी, क्योंकि क्या होता है पहाड़ों में पानी इतनी स्पीड में आता है कि उनकी फसलें वगैरह सब बहा के लेके जाएगा। तो इससे क्या होता है, पानी यहाँ से गिरेगा, इधर जाएगा, और गिरने की वजह से यहाँ स्पीड थोड़ी कम होगी, नेक्स्ट फिर स्पीड कम होगी। तो क्या है, इससे जो मृदा का अपरदन काफ़ी कम होता है, जिससे ना फसलों को नुकसान होता है, ना ही वहाँ की मिट्टी को नुकसान होता है। इसलिए जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे वेदिका या सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, वेदिका कृषि या सीढ़ीनुमा कृषि। नेक्स्ट इसमें डॉल्फिन मछली की बात करेंगे हम, जिसको स्थानीय भाषा में शुशु मछली भी बोला जाता है। तो ये कहाँ पाई जाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, अलवण जल में। यानी कि इसकी एक खासियत यही है कि ये लवण जल बिल्कुल शुद्ध जल में पाई जाती है। इसको क्या बोल, स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। दो नाम है इसके, सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन। इसकी उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। यानी कि जहाँ ये जनसंख्या घनत्व क्या होता है, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर, अगर मान लें ये पूरा एरिया 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या
तो कितनी, अगर मान लें यहाँ पे इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे घर बने हुए हैं छोटे छोटे, मान लेते हैं हम 4 घर बने हैं, 4 घर में 5 5 5 5 5 5 लोग रह रहे हैं। यहाँ पे तो कितने हो गए, 20, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, 20, यानी कि यहाँ की जनसंख्या घनत्व कितना हो गया, 20। कितना हो गया इसका जनसंख्या घनत्व, 20 हो गया। तो अगर हम देखें, ये मैंने 2011 के अकॉर्डिंग डेटा लिखा हुआ है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, ये है बिहार की, 1106। कितनी है, 1106। पहले इसमें वेस्ट बंगाल आगे था, लेकिन 2001 में आगे था, लेकिन 2011 की जब जनगणना हुई तो उसमें बिहार सबसे आगे हो गया है। और सेकंड नंबर पे आपका है वेस्ट बंगाल, जो है 903, जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 903 है। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि बिहार की सबसे ज़्यादा है, कितनी है, 1106। ये डाटा याद रखना, क्योंकि ऐसे एज इट इज़ ऐसे ही पूछ लिया जाएगा। लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो यह है अरुणाचल प्रदेश का, कितना है, 17। और ये देखा जाए तो 2001 और 2011 से 11 में ये यही चलता चला आ रहा है, कितना है, 17 है। अगर सेक्स रेशो की बात की जाए तो सेक्स रेशो कितना है, तो 943। अगर यूनियन, ये तो बात हो गई स्टेट की, राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर आपको पता होगा कि इसकी लोकेशन कहाँ है, बेसिकली अरुणाचल प्रदेश की, देखा जाए तो ये वाला एरिया, ये क्या है, आपका अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 17। और इधर के साइड आप देखोगे तो इधर का एरिया, सॉरी ज़्यादा बड़ा बना दिया मैंने, ये इधर, ये आपका इधर के साइड बिहार है। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि उच्चतम या अधिकतम जनसंख्या घनत्व किसका है, बिहार का है, 1106। और न्यूनतम किसका है, अरुणाचल प्रदेश का, कितना है, 17। वहीं अगर यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिकतम किसका है, तो यहाँ जरा सी एक पॉइंट के जैसी ये बिंदी ये है, दिल्ली। तो सबसे अधिक किसका है, दिल्ली का है इसमें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। ये हमने 8 चैप्टर पूरा कंप्लीट किया है। अमेजन बेसिन में जीवन पढ़ा हमने, इसकी एक पर्टिकुलर इसमें एक वर्ड था मुहाना, उसके बारे में पढ़ा है। फिर इसकी जलवायु, इसके वर्षा वन के बारे में हमने रीड किया है। फिर इसके जो वर्षा वन के निवासी हैं उसके बारे में पढ़ा है। गंगा ब्रह्मपुत्र में बेसिन में जो जीवन है उसके बारे में सारी की सारी नॉलेज हमने ली है। बाकी जो बुक बॉक्स का ये मैं आपको ज़रूर कराती हूँ, तो बुक बॉक्स का मैंने इसके अंदर पूरा ये कराया हुआ है। और पूरा ये अगर आपका ये वाला एरिया देखेंगे तो क्या है, ये वाला एरिया क्या है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का एरिया है। तो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका 9 और अब इसके 2 चैप्टर रह गए। ये 2 चैप्टर होते ही जो आपकी ज्योग्राफी है 7th क्लास की वो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट फिर हम 8th क्लास की ज्योग्राफी करेंगे। तो सीटेट का एग्ज़ाम आने से पहले हम मोस्टली एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे। तो आप अगर मैंने सारी मतलब 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस मैंने इसमें कंप्लीट कराई हुई है और 7th क्लास और 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस पूरी कंप्लीट है। और आपकी 6th क्लास की ज्योग्राफी की बुक एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट है और आपकी 7th की कंप्लीट होने वाली है, 8th क्लास की रहती है। और हिस्ट्री की 6th क्लास की पूरी कंप्लीट है, बट 7th और 8th क्लास की रह रही है। हम ज्योग्राफी कंप्लीट करने के बाद इसके बाद हिस्ट्री के ही बुक्स कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद हम सीटेट के जो भी आए हुए क्वेश्चन है उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, जो बहुत पुराने वहाँ से स्टार्ट करके जो प्रेजेंट टाइम के आज के पेपर हो रहे हैं इस तरीके से करेंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाएँ, क्योंकि सीटेट में बेसिकली यही है कि सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू।